हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटी के 25 क्वेश्चंस लेकर। पहला क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है और पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। राज्यसभा में भी कार्यवाही 11 बजे ही शुरू होती है और इसका पहला घंटा 0 आवर या शून्यकाल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, संसद में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? पहला है स्टार्ट क्वेश्चन यानी कि तारांकित क्वेश्चन। ये मौखिक रूप से इसका उत्तर दिया जाता है और इसमें स्पीकर की परमिशन के बाद एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इन प्रश्नों की जो लिस्ट होती है वो हरे रंग की होती है। दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये लिखित रूप में इसका जवाब दिया जाता है और इसकी लिस्ट का कलर होता है व्हाइट। और तीसरा होता है एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अल्प सूचना प्रश्न, इसका जवाब भी मौखिक रूप में दिया जाता है और ये भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के प्रश्न होते हैं और इसमें 10 दिन से कम का समय देकर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कामकाज का दूसरा घंटा कौन सा होता है? शून्यकाल। लोकसभा में पहला घंटा प्रश्नकाल और दूसरा घंटा शून्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा में पहला घंटा 0 आवर या शून्यकाल कहलाता है और दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आग्रह पर लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव लेकर आता है? उत्तर है विश्वास प्रस्ताव। इसे ट्रस्ट वोट भी कहते हैं। जब किसी पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती और वो ये दावा करती है कि उसको किसी और पार्टी का समर्थन प्राप्त है, तो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। अगला प्रश्न है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? उत्तर है वो प्रस्ताव जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है और फिर उस पर मतदान होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको इसे। जब भी कोई नई सरकार बनती है तो उसका पहला सत्र और नए साल का पहला सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है और इस अभिभाषण में राष्ट्रपति दोनों सदनों को इकट्ठा संबोधित करता है। ये अभिभाषण जो होता है ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, जो भी पार्टी पावर में होती है वो उसे बनाती है और वो उसकी पिछले साल की अचीवमेंट और नई नीतियों का एक ब्यौरा होता है और उसके बाद इस अभिभाषण को दोनों सदनों में डिस्कस किया जाता है। किसके थ्रू डिस्कस किया जाता है? वो उसे कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, यानी धन्यवाद प्रस्ताव के थ्रू उसे डिस्कस किया जाता है और बाद में उस पर वोटिंग होती है। तो होप आपको धन्यवाद प्रस्ताव या मोशन ऑफ थैंक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडजॉर्नमेंट मोशन? स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? ये वो प्रस्ताव होता है जिससे कि लोकसभा का ध्यान एक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर लाया जाता है। इसमें लोकसभा की रूटीन कार्यवाही जो है उसको स्थगित किया जाता है और उस मुद्दे पर चर्चा की जाती है। अब इसकी खासियत यह है कि ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इस प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है और इसके लिए लोकसभा स्पीकर की अनुमति भी चाहिए होती है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए? एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए किसकी परमिशन जरूरी है? तो एडजॉर्नमेंट मोशन पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, नो डे येट नेम्ड मोशन क्या होता है? ये वो प्रस्ताव या मोशन होता है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार तो कर लिया है लेकिन उसको डिस्कस करने की, उस पर चर्चा करने की तारीख फिक्स नहीं की गई और ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। और अब चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों की जिसे मैंने पिछली क्लास में पूछा था। तो मैंने पूछा था कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान मिला है? तो वो मोरारजी देसाई हैं। और मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो उत्तर है नलथंबी कलईसेल्वी। और प्रशांत ने इन दोनों प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू प्रशांत। अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों को किन दो श्रेणियों में वर्गित किया जाता है? एक होता है स्थायी समिति और दूसरा होता है अडॉक समिति। स्थायी समिति संसद के कार्य को चलाने के लिए हर साल गठित होती हैं और अडॉक समितियां जो होती हैं इनका गठन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे किसी भी चीज की इंक्वायरी के लिए JPC या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है तो वो एक पर्टिकुलर एम के साथ होती है, एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए होती है और वो अस्थायी समिति या अडॉक समिति होती है। और संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी और एस्टिमेट कमेटी परमानेंट कमेटीज होती हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? उसको प्रिजाइड ओवर कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट में क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर किसे कहा जाता है? तो उत्तर है जब संसद सदस्य अपनी ही पार्टी के खिलाफ मतदान करता है तो उसे क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर कहा जाता है। और अब आपके लिए एक प्रश्न, उन दो विदेशियों के नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।
अगला प्रश्न है, संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो कमेटी ऑफ एस्टिमेट या प्राक्कलन कमेटी, ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। ये एक स्थायी समिति होती है और उसमें 30 मेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी संसदीय समिति CAG या कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की सहायता प्राप्त करती है और वो CAG की लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट रिपोर्ट की जांच भी करती है? उत्तर है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगला प्रश्न है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है टोटल 22 सदस्य होते हैं इसमें, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष जो होता है जनरली वो विपक्ष का नेता होता है। अगला प्रश्न है, एस्टिमेट कमेटी के क्या काम होते हैं? ये कमेटी बजट एस्टिमेट्स को यानी बजट में जो भी एस्टिमेट्स होते हैं उनकी जांच करती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर में कैसे मित व्ययिता अपनाई जाए उसके सुझाव देता है और इसलिए इसको कंटिन्यूअस अकाउंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एस्टिमेट कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं और ये किस सदन से लिए जाते हैं? तो उत्तर है एस्टिमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एस्टिमेट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है लोकसभा के सदस्य सत्ताधारी दल से एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को कब गठित किया गया था? तो उत्तर है 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं और उसका मुख्य काम क्या होता है? तो उत्तर है उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं और इसका मेन काम होता है पब्लिक अंडरटेकिंग पर CAG की रिपोर्ट को एग्जामिन करना। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर संसद किन शर्तों के तहत कानून बना सकती है? तो उत्तर है पहला, राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया हो कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, दूसरा इमरजेंसी हो और तीसरा किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लागू करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो या फिर राज्य की इसमें सहमति हो। और यहाँ आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि हमारे संविधान के किस शेड्यूल में तीनों सूचियां यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है? अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 108 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र ऐसे विधेयक पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है जहां की दोनों सदनों में अलग अलग राय हो। अगला प्रश्न है, उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूची में शामिल नहीं है, यानी कि ना तो वो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में है, तो उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो उत्तर है संसद। इसे कहते हैं रेसिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्ति। तो जो भी सब्जेक्ट तीनों लिस्टों में नहीं होते उन पर संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा को कितने दिनों में वापस करना होता है? उत्तर है 14 दिनों में। अगर राज्यसभा मनी बिल को 14 दिनों के अंदर वापस नहीं लौटाती तो ये मान लिया जाता है कि उन्होंने उसे पास कर दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है और उससे ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो उत्तर है 6 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये भी कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा को कितने समय में डिसॉल्व किया जा सकता है, तो कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? इसे कब पेश किया गया था और ये संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है यदि कोई निर्दलीय सदस्य या किसी विशेष दल का सदस्य निर्वाचित होने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसे संसद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। अब लॉ ये है कि अगर किसी को भी दूसरी पार्टी में जाना है तो या तो उसको सदस्यता छोड़नी होगी या फिर अपनी पार्टी के स्ट्रेंथ का 2/3 के साथ या तो दूसरी पार्टी बनाएगा या दूसरी पार्टी में जाएगा। जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ है, एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में शिवसेना के 2/3 से ज्यादा सदस्य अलग हो गए और इसलिए उनकी सदस्यता खत्म नहीं की गई। अगला प्रश्न है, लेम डक सेशन का क्या अर्थ होता है? तो लेम डक सेशन जो होता है वो पुरानी संसद का लास्ट बार मिलना होता है। मतलब जब नई संसद चुनी जाती है तो उससे पहले पुरानी संसद को एक बार लास्ट में
मिलना होता है उसे जिस सेशन में वो मिलते हैं उसे लेम डक सेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 25 प्रश्न। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं परसों यानी 17 को 6 बजे शाम को।